मैंने मम्मी से 4 लाख रुपए लिए। लोग 10x 50x 100x अंधा लेवरेज लेते नहीं पता क्यों, और पैसे पूरे गवा देते हैं और बोलते हैं कि मार्केट गलती। लेकिन नहीं, आज के डेट में लोग लॉन्ग कर रहे थे बिटकॉइन को, लेकिन अब जैसे ट्रम्प आया सबको लग रहा था कि ऊपर जाएगा बिटकॉइन, ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे गिर गया। उसके बाद 1.15 शेयर जैसे आया तो सबसे पहले मैं रियल एस्टेट में पहले एक फ्लैट लिया। मैंने अपना एक खुद का क्रिप्टो हेज फंड शुरू किया। जो भी नए लोग हैं जो देख रहे हैं या करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो वो आपके हिसाब से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आए या पहले ट्रेडिंग में आए स्मॉल कैपिटल के साथ? क्या एडवाइस रहेगी? सबसे पहले सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो सिर्फ 21 साल के हैं। उन्होंने 4 लाख से 1.15 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। तो आज जानेंगे उनकी जर्नी कि कैसे उन्होंने क्रिप्टो में इतना बड़ा अमाउंट कमाया और कैसे आप उनकी जर्नी को फॉलो करके आप भी एक साइड इनकम क्रिप्टो से कर सकते हैं। ओके, वेलकम टू द शो स्वयं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि यार 4 लाख से कोई 1.15 करोड़ कैसे बना सकता है, बिकॉज आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई नो, बट आई वांट कि आप ऑडियंस के लिए एक बार बता दो कि कैसे किया आपने। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। बहुत अच्छा लगा यहाँ के मुझे। और जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे जो जर्नी रही मेरी 4 लाख से 1.15 CR करने की, तो ये बिल्कुल बता दूँ आसान तो नहीं रही। ऑब्वियसली तो सबको ऐसा लगता है कि 4 लाख मीम कॉइन्स डिफरेंट लगा दो, 1.15 CR आउट ऑफ लक हो सकता है। मैंने शुरू किया था कोविड में, जैसे मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बहुत सा मेंशन किया 2021 में। राइट। एंड उस समय अब ये बाय गॉड्स ग्रेस बोलें या राइट टाइम टू एंटर द मार्केट बोलें, उस समय वी हैड कोविड, एंड कोविड की वजह से देयर वाज अ ह्यूज क्रैश इन द मार्केट। राइट। तो मैंने मम्मी से 4 लाख रुपए लिए। ये भी बहुत मुश्किल रहा है। पहले उनको समझाओ, मनाना, उसके बाद उन्होंने ना बोल दिया, उसके बाद फिर मनाना। बट ये चीज़ थी कि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ करने में, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक सो शी सपोर्टेड मी दैट टाइम, एंड उन्होंने मुझे 4 लाख रुपए दिए। अब 4 लाख रुपए आ गए। मुझे आज भी याद है कि जो मेरा पहला अकाउंट था मैंने वाजेक्स में बनाया, जो हम रिसेंटली इस बार डिस्कस करेंगे कि कैसे अभी इस लजारस की वजह से वो बंद हो गई। अब 4 लाख आ गए। 4 लाख मुझे पता नहीं था क्योंकि ट्रेड शुरू कैसे करते हैं, क्योंकि मैं इतने दिन से, जैसे पहले मैं सिर्फ रिसर्च में मेरा पूरा ध्यान था। आई वाज गेटिंग डीप इनटू ब्लॉकचेन की। कितने महीने रिसर्च करी? बिकॉज़ ये भी मैं इससे पहले 1.5-2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यू डिडंट मेड एनी ट्रेड्स? नो ट्रेड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेक्ट। बिकॉज लोग सोचते हैं मैं कल से आके तुरंत ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि यार मेक श्योर कि आप रिसर्च में टाइम दो। यस, एंड ऑल्सो एक स्टैटिस्टिक्स है जो ये कहते हैं कि 100% ट्रेडर्स में सिर्फ 95% ट्रेडर्स ही पैसे बना पाते हैं, और जो 5% होते हैं वो अब इतने अच्छे और फिनेस हो चुके हैं अपने काम के साथ कि वो लूज नहीं कर रहे हैं। 95% लूज मनी एंड 5% मेक्स मनी। राइट। एंड वो भी है कि ट्रेडिंग ऐसी मार्केट है जहाँ एक जैसे आप अगर पैसे गवाओगे तब मैं पैसे कमाऊंगा। तो मार्केट अपनी ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब 4 लाख आ गए। स्टार्टिंग में आपने तो कॉइन्स के नाम में मेंशन करो नहीं करो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर देता हूँ फॉर द व्यूअर्स। मैंने शुरू किया था रिपल नाम की कॉइन है। इस बेस्ड आउट इन अमेरिका। ब्रैड गार्लिंग हाउस उसके CEO हैं। तो रिपल क्रॉस बॉर्डर्स पेमेंट के काम करता है। मैंने इस कंपनी में पहले से बहुत रिसर्च की हुई थी, तो मैंने इसमें पैसे लगाए 4 लाख। और मैंने इसमें ट्रेडिंग कुछ नहीं किया, मैंने बस इन्वेस्ट किया था। ओके सो यू मतलब सारा कैपिटल एक बार में अभी डाइवर्सिफाई में बताता हूँ क्यों। क्योंकि मुझे इस कंपनी में क्यों शॉर्ट बैठ था, क्योंकि उस समय इनके ऊपर SEC की केस चल रही थी। रिसेंटली SEC की केस आई थी, इस वजह से प्राइस बहुत गिरा हुआ था। एंड एक रूल होता है जो आप इन्वेस्टमेंट देखो, जब कोई एसेट पर सप्रेस्ड है तो उसमें हमेशा एक डेड कैट बाउंस या उसको रिलीफ बाउंस जो बोलते हैं वो आता ही है। एक ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट करेक्ट। सपोर्ट पे था, एंड मुझे लगा जो रेजिस्टेंस था उसका 80 से 90% ऊपर था। तो मैंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और अंडर आई थिंक सो 28 डेज मेरे जो 4 लाख रुपए थे वो अराउंड 7,50,000 हो गए। ठीक है। अब मैंने वहां से एग्जिट ले लिया, क्योंकि एक और चीज़ है कि नेवर लव योर कॉइन। डोंट लव योर कॉइन बट डोंट मैरी योर कॉइन, एक हमारा ऐसा है। ठीक है। तो ये कोट अपने दिमाग में रखते हुए मैंने निकाला वहाँ से। उसके बाद 7.5 लाख मेरे अकाउंट में थे, और मैं ट्रेडिंग वीडियोस पहले से देखता था। अब मुझे एग्जीक्यूट करना था, तो मैंने इससे पहले भी पेपर ट्रेडिंग की है। जबकि मैं ये सजेस्ट करूँ कि आप पेपर ट्रेडिंग मत करो, भले आप $100 से ही शुरू करो, लेकिन पेपर ट्रेडिंग इसलिए मत करो क्योंकि अगर आप जब घुसते हो मार्केट में तो आपको लगता है पैसे बना ही लोगे, कि पेपर ट्रेडिंग में मोस्टली लोग पैसे बना लेते हैं। इमोशंस नहीं होते अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो। पेपर ट्रेडिंग ऑडियंस को मैं बता दूं, जो आप मैनुअली पेपर पे करते हो, आप एक्चुअली ट्रेड्स नहीं ले रहे हो। बट वही कि वो विदाउट इमोशन है, तो आप अच्छा कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग में, और जब एक्चुअल मनी आएगा तो इमोशंस आ जाएंगे, और शायद से वहां चीजें चेंज हो। क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे, क्योंकि आपके खुद के पैसे माइनस हो रहे हैं, और जहां स्ट्रेस आता है वहां पैसे गंवाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो केयरफुल के ट्रेड लिया करना, वही सबके लिए एडवाइस होती है।
तो मैंने 7,50,000 शुरू किया। अब 7,50,000 से मैंने 2 ट्रेड्स लिए। मेरी पहली ट्रेड थी BTC में। हाँ, तो अब वाजीरेक्स से मैंने पैसा हटा के बाइनेंस में डाल दिया। ये मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया, मैं ही कर देता हूँ। बाइनेंस में अकाउंट बनाया नॉर्मल। बाइनेंस में अकाउंट बनाने के बाद वहाँ शिफ्ट क्यों, मतलब डिड यू करेक्ट न्यू दैट कि कुछ होगा वजीरेक्स में? नहीं ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस मुझे पसंद हैं, इनोवेशन हो रही है, लेकिन वाजीरेक्स में लेवरेज ट्रेडिंग नहीं थी उस समय, एंड मुझे लेवरेज ट्रेडिंग करनी थी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है। तो मैं फ्यूचर्स में शिफ्ट हुआ। बाइनेंस में था। बाइनेंस पूरे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एक्सचेंज है। जैनपिंग ज़ाओ के CEO हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स भी हैं वो। तो अब वहाँ मैंने अपना पैसा लिया और वहाँ मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू किया। मुझे आज तक अच्छे से पता है कि जो मेरा पहला ट्रेड था बिटकॉइन में था, 5x लेवरेज। क्योंकि ये भी एडवाइस जितने मैंने वीडियोस में देखे थे और सुने थे, और मेरे मामा जो ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे थे, उन्होंने बताया कि नेवर टेक लेवरेज जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग 10x 50x 100x अंधा लेवरेज लेते, नहीं पता क्यों, और पैसे पूरे गवा देते हैं और बोलते हैं कि मार्केट गलती, लेकिन नहीं, उसमें होता है लेवरेज अगर आप लोग, और अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड जाएगा हाँ, तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो सकती है, आपको उसमें और पैसा डालना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए, लेवरेज को। तो ये बुक भी मैं पढ़ रहा था, ये मेक मनी मोर देन गॉड है, मैं लेकर भी आया हूँ, वही मैं पढ़ते पढ़ते आ रहा था। तो जिसमें हेज फंड के बारे में बहुत अच्छी बात भी है कि कैसे अल्फ्रेड विल्सो जॉन्स, जिनको कोई भी इसके बारे में एक्सपीरियंस था नहीं, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, लेकिन उन्होंने कैसे $100K से शुरू किया और वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे अच्छा हेज फंड बनाया। तो हेज फंड में जो लेवरेज का कॉन्सेप्ट आया वो इसी से आया कि आप कोई कंपनी से बेट लेते हो जो ऊपर जा रही हो, और दूसरे कंपनी में बेट्स लेते हो जो नीचे गिरने वाली है, इसको वीक स्टॉक्स बोलते हैं। हमारे यहाँ वीक कॉइन्स होते हैं। तो मैंने पहली लेवरेज ट्रेडिंग की बिटकॉइन में मैंने 5x लेवरेज लिया और 7,50,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, और उससे मेरा कुछ 880 बन गया था। इट वाज अराउंड रफली अराउंड 15-20% प्रॉफिट। नंबर्स मैथ्स नहीं पता अभी मैं इतना एक्यूरेट हूँ कि नहीं। उसके बाद 880 से मैंने सेकंड ट्रेड लिया था इथेरियम में। And these two are the top 2 altcoins. Ethereum the first altcoin, the biggest altcoin, and Bitcoin जिसको सबको पता है is the king of cryptocurrency. ठीक है। Ethereum में second trade लिया 880 से, that was converted into 10,50,000. Okay. ठीक है। ये अभी हमारा थर्ड ट्रेड है अभी तक का। This is the third trade. 10,50,000. अब ये 10,50,000 मेरे अकाउंट में, पहले तो 50,000 ने बाहर निकाल लिया, बिकॉज मुझे लगा कि अपना आपको भी रिवॉर्ड देने का वक्त है, हमेशा रिवॉर्ड देते रहना चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो। मेरे पास 10 लाख का अकाउंट में। अब ये 10 लाख को मैंने डाइवर्सिफाई किया, क्योंकि अब मेरे पास अच्छा खासा समय कि मैं हर एक कॉइन को अच्छे से स्टडी करके उसके पीछे पैसा लगा सकता हूँ। तो आई हैव ऑलवेज बीन आई फोकस, मतलब मेरा ज्यादा जो फोकस है फंड, देखो टेक्निकल ट्रेड्स का। आई थिंक आप इन्वेस्टिंग कर रहे थे रादर देन ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टिंग अलग है। आप फंडामेंटल्स को स्टडी कर रहे थे कि यार क्या है ये, अगर मैं किसी कॉइन में। ट्रेडिंग में भी 2 चीज होती है, एक होती है फंडामेंटल ट्रेडिंग और एक होती है टेक्निकल ट्रेडिंग। ठीक है। तो टेक्निकल मैंने अभी तक सीख लिया था और मुझे अब हो गए समय। तो टेक्निकल ट्रेडिंग था ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्निकल ट्रेडिंग आपको अगर 10-20% ही काम आती है, बिकॉज यू नेवर नो कि मार्केट किस तरफ घूम जाएगी। अब जैसे आज के डेट में लोग लॉन्ग कर रहे थे बिटकॉइन को, लेकिन अब जैसे ट्रम्प आया सबको लग रहा था कि ऊपर जाएगा बिटकॉइन, ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे गिर गया। अभी बिटकॉइन अराउंड 82K चल रहा है, 108K का हाई था, अगेंस्ट हो गया मार्केट। तो वही है, इसलिए मुझे लगता है टेक्निकल एक हद तक काम आती है। आप रेजिस्टेंस देखो, सप्लाई देखो, डिमांड देखो, बट मुझे लगता है फंडामेंटल्स एक कंपनी के अंदर डीप डाइव करना बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने इस हिसाब से 5 कॉइन अपने बेस्ट जो उस समय चूज किए थे। पहला था मेरा बिटकॉइन, जस्ट टू हैव दैट सिक्योरिटी, बिकॉज वही है कि जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो लार्ज कैप स्टॉक में करते हो कि आपका रिस्क मेंटेन रहे। उसके बाद सेकंड जो था मेरा रिपल था, जो उस समय थर्ड था रैंकिंग में। उसके बाद जो मेरा थर्ड ऑल्टकॉइन जो मैंने लगाया था वो था वी चेन। फोर्थ था मेरा आपका रियो, एंड जो फिफ्थ कॉइन था मेरा वो था शिबा इनू। ठीक है। शिबा इनू वाई, बिकॉज मीम सेक्टर उस समय बहुत हाइप में था। डोज कॉइन अपने ऊपर चलते जाते, बिकॉज इलॉन मस्क ने उसको बहुत ज़्यादा एंडोर्स कर दिया था। उसके बाद डोज कॉइन की ये हाइप बन गई थी कि इलॉन मस्क उस समय कोई सैटेलाइट भेजने वाला है, उसमें डोज कॉइन की ब्रांडिंग करने वाला है, जो उसने इवेंचुअली भेजी भी। टेस्ला में डोज कॉइन यूज हो गया था फॉर ट्रांजैक्शंस, नॉट ऑन एवरी प्रोडक्ट बट ऑन सम प्रोडक्ट्स। तो वो सब देखते हुए मैंने ये बोला कि थोड़ा एक्सपोजर रखते हैं, तो मैंने वहाँ इन्वेस्ट किया। तो सेम था 5 कॉइन्स में इन्वेस्ट है। उसके बाद अब कट करते हैं, उसके बाद अब सीधा आते हैं हम 2022। ये कब एग्जैक्ट ईयर या कुछ मंथ याद है आपको कि ये जो 5 कॉइन्स में लगा है? 2021 के मैं आपको बोलूंगा ये मई से लेकर जून के समय मैंने इन्वेस्ट किया। ठीक है। और ये मैंने सब कैश आउट किया अराउंड 2022 के। आई वुड से कि मैं पार्शियल कैश आउट करता रहता था। तो 2022 के आई वुड से अक्टूबर से लेकर दिसंबर मैंने पूरा कैश आउट किया। ठीक है। एंड उस समय जो लास्ट का फिगर था 1.15 से आया था, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट शिबा इनू में ही हुआ, बिकॉज
इट वॉज अ हाई रिस्क ऑल कॉइन, तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा ही था। जो सेकंड मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था वो मुझे हुआ था रिपल में, और रिपल तो मैं आज भी होल्ड करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसकी बहुत पोटेंशियल है। मैंने अच्छे से याद है, मैंने 0.43 पे बाय किया था, $1.43 में बेचा था, फिर जब 0.60 आता तब खरीदा था, अभी उसने थोड़ा $3 का ऑल टाइम हाई अभी कुछ दिन पहले मारा। तो रिपल एज अ कंपनी अगर लोग अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बट ऑन योर ओन रिस्क। करेक्ट, यस, मुझे पैसे नहीं मिले हैं ना मुझे वो दे रहे हैं। तो ये करने के बाद अब जब मेरे अकाउंट में 1.5 CR आ गए, जिसमें आपको बताया कि फर्स्ट जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था शीबा इनू, सेकंड रिपल, थर्ड रियो से मुझे प्रॉफिट मिला था, फोर्थ मुझे इथेरियम और फिर बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन इज द लार्जेस्ट एप्लॉइड कॉइन, तो उसे उतने प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। बट एंड व्हाट एज, वो उस वक्त आपकी एज क्या थी जब एग्जैक्टली उस समय अभी मैं 20 का हूँ, उस समय 17 का था। 17 तो 17 के एज में मेरे पास इतने पैसे आ गए थे, मम्मी का अकाउंट से ट्रेड करा था क्योंकि लीगली है नॉट, 18 के बाद आप नहीं कर सकते। उसके बाद 1.15 CR जैसे आया तो सबसे पहले मेरे घर में ये बोला जाता है कि हमेशा सेफ एसेट्स के पीछे भागो। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट इज वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट जो और गोल्ड भी आप मानते हो, लेकिन मैं गोल्ड इन्वेस्ट नहीं किया, मैं रियल एस्टेट में पहले एक फ्लैट लिया। उसके बाद जो पैसे मम्मी से लिए थे वो मैंने वापस किया, और फिर कुछ पैसे जो बचे उसको वापस अभी भी ट्रेडिंग करता हूँ, अभी भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अभी करेंटली देखा जाए तो 2024 के अक्टूबर में मैंने अपना एक खुद का क्रिप्टो हेज फंड शुरू किया, जो अभी रजिस्टर करने वाला हूँ मैं इन दुबई इन मंथ ऑफ। थैंक यू सो मच। सो वही है, द आइडिया इज यूनिक इन इटसेल्फ कि हमारे पास कोई क्रिप्टो हेज फंड इंडिया एग्जिस्ट नहीं करती है। एक है जो ब्राउन राइज कैपिटल है, बेस्ड आउट इन बैंगलोर, जो ओनली HNIs को केटर करती है। सो माई एम वॉज टू प्रोवाइड रिटर्न्स टू द मिडिल क्लास, और आई वुड से द अपर मिडिल क्लास, जो लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे ये गैप दिखा मार्केट में, दैट्स व्हाई मैं इसके पीछे आया। एंड या दैट वाज ऑल। बट डू यू थिंक जो अभी रेगुलेशंस आई है, जो 30% उन्होंने वो लगाया, उस पे टैक्स लगाया, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो फीस है जब आप लगाओगे, एंड उसके ऊपर इतना बड़ा टैक्स है, तो हाउ इट विल इम्पैक्ट योर प्रॉफिट्स, राइट? ओके, करेक्ट। सो या इंडियन रेगुलेशन देखा जाए तो बहुत पीछे है। अभी सही बात है गलत बात है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक सो अगर इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया जा रहा है, इंडिया इज यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इज यूजिंग Web3, बट कहना कहीं इसका अच्छे से टैक्स नहीं कर। इनफैक्ट आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह ही से ट्रीट कर, करेक्ट, टैक्स स्लैब आ जाए वही, बट वो भी नहीं है। स्टॉक्स में है वो, हाँ, क्रिप्टो में। बट आई थिंक सो सून मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण जी या जो भी हमारे, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो अच्छा एक्शन लेंगे, एंड मुझे लगता है लेंगे ही, बिकॉज अब जैसे अमेरिका ने ये लाइन ट्रम्प ने बहुत अच्छे स्टेट किया कि आई वांट अमेरिका टू बी द नेक्स्ट क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द नेशन। यस, ही इज बाइंग, इनफैक्ट उनकी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं। इनफैक्ट आज मैं सुबह न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें ये था कि ट्रम्प इज $120 million डाउन इन हिज क्रिप्टो पोर्टफोलियो, बट स्टिल ही इज होल्डिंग। मतलब वो अभी तक बेच नहीं रहा है, उसके पास अभी भी क्रिप्टो का लॉस में तो भी बेच नहीं रहा, तो मतलब कुछ वो देखता है। दुबई में अभी कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज़ सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट है जो बन रहा है। तो मुझे लगता है जब इतना कुछ चल रहा है और इंडिया भी उनको अच्छे से जानता है, तो इंडिया भी कुछ ना कुछ करेगा, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन, अब कब करेगा। तो या वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। हाँ, अब जबकि बात आती है प्रॉफिट्स पे, सो सबसे पहले टैक्स टाइम पे भरना ही चाहिए, बिकॉज इट्स अ ड्यूटी एज एन इंडियन सिटीजन टू पे बैक। ओके, तो जैसे मैंने जब निकाला था मुझे भी टैक्स भरना पड़ा था उस समय तक, बट जब मैंने निकाला था उतनी क्लैरिटी नहीं थी, बट जब अब जाके मुझे टैक्स रिपोर्ट आया, जो TDS आया, तो उसमें मुझे भरना ही पड़ा, तो वैसे आप सबको भरना भी पड़ेगा, वही बात है। एंड आई वुड से कि आप क्रिप्टो में पैसे लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म होल्डल के लिए आओ। होल्डल इज अ वर्ड दैट वी यूज, होल्ड को होल्डल बोलते हैं, बिकॉज अभी रेगुलेशन में मुझे नहीं लगता 2-3 साल तक कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, लेकिन मिलेगी तो आपको ही रिलीफ मिलेगी। एंड इट्स लाइक कि आपने पैसा लगाया, रिसर्च किया, रिसर्च में पूरा टाइम लगाओ, फंडामेंटली देखो कैसा है कॉइन, फिर थोड़ी टेक्निकल्स लगाओ कि इसकी सपोर्ट कहाँ है, इसकी रेजिस्टेंसेस कहाँ है, मुझे कहाँ पार्शियल प्रॉफिट्स लेने हैं, बिकॉज आप कभी भी एग्जैक्ट बॉटम पे खरीद नहीं सकते और एग्जैक्ट टॉप पे सेल नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबल नहीं। करेक्ट, तो आप DCA करो, DCA मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज होता है, जहां पार्ट बाय पार्ट अगर कोई कॉइन गिर रहा है, स्टॉक मार्केट में कहते हैं, आई थिंक यस वही टर्म्स है, आप खरीदो, थोड़ा थोड़ा पार्शियल खरीदो जब तक आपने पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर दिए और आपके पास एक अच्छा एवरेज प्राइस ऑफ एंट्री आ नहीं गई है। फिर जब बेचने भी आओ तो पार्शियल प्रॉफिट्स लो, मतलब अगर एक रेजिस्टेंस $1 पे है, दूसरा 2 पे, 3 पे, तो यहाँ अपना 25-30 ऐसे करके जैसा आपको अपना डिवाइड करना वैसे करके अपने प्रॉफिट्स लो, बट प्रॉफिट्स लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे जान पहचाने लोग हैं जिन्होंने
ऊपर तक पूरा लेकर के, मतलब उनके 50 लाख के पोर्टफोलियो को वो लेकर के 2 करोड़ तक, और फिर 2 करोड़ से 25 लाख तक भी उन्होंने रुका हुआ है, अभी तक उन्होंने बेचा नहीं है। तो ये बेवकूफ़ी है। आप अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, बेचो, कहीं और लगाओ, वहां से पैसे कमाओ, फिर वहां के प्रॉफिट्स वापस यहाँ लगाओ, और वैसे करके अपने मनी को रोटेट करो। आई थिंक हाँ, वही जो आप ये पॉइंट करो ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू हैव मनी, अगर आपने मनी बनाया है किसी भी कहीं से investment, भी। जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उनसे, तो आप पार्शियल प्रॉफिट्स लेते रहो, बिकॉज आप उसको यूज़ कर पाओगे अपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। करेक्ट। अगर आप बहुत लॉन्ग स्मॉल कैपिटल को बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो आप कभी भी मतलब नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे। हाँ, तो यही होती है जो रिच मेंटालिटी होती है, कहीं ना कहीं वही है। बस इसके बाद मेरा यही कहना रहेगा कि अगर खरीद रहे हो तो रुको। राइट। अभी जैसे हमने प्रॉफिट्स की बात करी, तो कभी लॉस नहीं हुआ आपको आपकी जर्नी में? बिल्कुल भी है। अभी बताता हूँ, नंबर्स नहीं बताऊंगा एग्जैक्ट, लेकिन ठीक है स्टिल, लेकिन उससे व्यूअर को ये तो पता चलेगा कि हाँ, लॉस होते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा जीतोगे, हारोगे भी। Right. मैं तो अभी देखना जाए तो ट्रम्प के आने से पहले 1 महीना लगातार हारा हूँ। Right. इतना हारा हूँ कि एक बार अपना को लूजर ही बोल दिया। Right. और फिर बोला कि अभी ब्रेक चाहिए मुझे, इसलिए मैं 3-4 महीने से ट्रेड भी नहीं करूँ ब्रेक में, क्योंकि मुझे जब तक ट्रम्प का जो टैरिफ है जब तक कूल डाउन नहीं होता, मैं नहीं घुसा मार्केट। ये मेरी तरीका है मार्केट से डील करने का। तो मेरा जो सबसे बड़ा लॉस था, मुझे आज भी अच्छे से याद है, तो नवंबर 15 तारीख को था, जब मैं 2024 यस। और मेरे से क्या हो गया कि मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगी। उस समय बिटकॉइन अराउंड $79 के डॉलर था, मुझे लगा 60 के तक आएगी, तो मैंने एक शॉर्ट पोजीशन खोली एंड वहां से बिटकॉइन ने सीधा ऑल टाइम हाई मार दिया। तो मेरी जो लेवरेज पोजीशन थी वो मेरे ऊपर भारी पड़ी, और मुझे टाइम नहीं मिला डी रिस्क करने का कहीं भी, कि अपने में रिस्क को थोड़ा हटाऊं। तो इसलिए मेरे को आई थिंक सो जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो 7-8 फिगर्स का लॉस है अप्रोक्सीमेटली, एंड बड़ा लॉस है। बट यही है कि मार्केट से पैसे घर से लगे तो निकल चुके हैं, तो वो प्रॉफिट में मेरे लॉस हो गए, तो ठीक है, वो मैं वापस बना लूँगा, मुझे जितना पता है। तो जैसे आपका जो इतना बड़ा लॉस हो, तो उससे क्या मतलब लर्निंग क्या है जो ऑडियंस सीख सकती है कि यार हाँ इतना बड़ा लॉस हम अवॉइड करें? तो क्या है मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए था, या क्या मतलब आप क्या स्ट्रैटेजीज बताओगे उस आपके लॉस को मिनिमाइज करने के लिए? सबसे पहले अगर लॉस हो तो हमेशा एक जर्नल अपने साथ कैरी करो, और जर्नल मेंशन करो कि मेरे से गलती कहाँ हो गई। अब जैसे मैंने यहाँ गलती की, तो मैंने सबसे पहले लिखा कि मैंने गलती क्या की। हो सकता है मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, हो सकता है मैंने ठीक से नहीं देखा कि न्यूज़ कैसे इफेक्ट कर सकती है मार्केट को। तो शायद ये सब जो रीजंस हैं, वो मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो न्यूज़ था। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा होगा और वैसा हो जाएगा। फिर वहां से भी अभी लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ट्रम्प आएगा तो ऊपर जानी चाहिए मार्केट, लेकिन हालांकि अभी मार्केट नीचे गिर रही है। तो वही है। तो मेरे लिए जो न्यूज़ मतलब जियो पॉलिटिक्स था वो सबसे बड़ा फैक्टर था। तो मैंने बोला कि अब जब भी मैं ट्रेड लूंगा तो न्यूज़ को देख के तो नहीं लूंगा, मैं रुकूंगा, और फिर जब न्यूज़ कूल ऑफ हो जाएगी, जब कूल डाउन हो जाएगी, उससे ज़्यादा इफेक्ट मार्केट पर नहीं पड़ेगा, तब मैं जाके जब प्योरली फंडामेंटल टेक्निकल्स में लगा पाऊंगा तभी ट्रेड लूंगा। तो यही है। आई थिंक सो कंट्रोल इज वेरी नेसेसरी। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इमोशंस नहीं जोड़ सकते, और शायद मेरे लिए वो ज़्यादा बहुत इमोशनल और इमोशन मेरे जुड़ गए थे, एंड इसलिए मेरी गलती हुई। और जहाँ इमोशन जुड़ते हैं वहाँ गलती होती है। बिल्कुल सही बोला आपने ये चीज़। एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि जो भी नए लोग हैं जो देख रहे हैं या करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो वो आपके हिसाब से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आए या पहले ट्रेडिंग में आए स्मॉल कैपिटल के साथ? क्या एडवाइस रहेगी? सबसे पहले रिसर्च पे आए। ओके। सबसे पहले जितना अच्छा आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी घुसने से पहले 1.5 साल पढ़ रहा था, राइट, और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं बिना पढ़ी पहले दिन घुसूंगा, करोड़ों कमा लूंगा 10,000 लगा के, नहीं होगा। मैं कोई भी मीम में पैसे लगा दूंगा और सोचूंगा कि नेक्स्ट एलॉन मस्क तो मैं बनो, नहीं होने वाला वो। ये मुश्किल है, मुश्किल है, नामुमकिन है। तो सबसे पहले रिसर्च करो। मैंने पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जाना, उसकी ब्यूटी को जाना, उसके बाद ब्लॉकचेन का बहुत छोटा परसेंटेज है क्रिप्टो करेंसी, फिर उसमें घुसा, क्रिप्टो करेंसी भी रिसर्च की, फिर पैसे लगाए। ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग करना सीखा, पेपर मनी से किया ट्रेड, उसके बाद आके अपने असली पैसे लगाए। तो वही चीज़ है। और अगर लोग ये सब करने के बाद शुरू कर रहे हैं, तो आई थिंक सो द फर्स्ट थिंग वुड बी डाइवर्सिफाई। आप अपना 80% या जितना भी आपको लगता है मेजॉरिटी चंक ऑफ द पोर्टफोलियो जो है इन्वेस्टिंग के लिए रखो, एंड लॉन्ग टर्म के लिए रखो, एंड अ स्मॉल चंक मे बी आई वुड सजेस्ट कि 5 से 10% जो कोई नया बिगनर है उसके लिए, वो आप रखो ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि आपके लॉस भी हो जाए, 30 भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी 90% से प्रॉफिट आई है वो लॉस कवर हो जाएगी इधर। इसलिए मुझे लगा ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। आई थिंक ये रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा है कि आप अपने सिर्फ 10% ऑफ योर कैपिटल से आप रिस्क ले रहे हो और 90% आपका सेफ एसेट्स में लगा हुआ है। यस, एंड वैसे भी क्रिप्टो एज अ मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। तो ये सब देखते ही उतने ही पैसे लगाओ जितना विलिंगली अब भूल सकते लगा के, वैसा है।
अब उसमें अगर आपने कॉइन में ऐसा अच्छा रिसर्च किया होगा, वो बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, टॉप 10 कॉइन्स में आता है जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो पैसे तो नहीं डूबेंगे, लेकिन हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि डूब भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी कोई इमरजेंसी फंड मत लगा दो, अपने सेविंग्स अकाउंट को लिक्विडेट मत कर दो, एक्स्ट्रा फंड है लगाओ, वही बात है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है कि जब मार्केट में ड्रॉ डाउन आएगा और अगर आपका वो इमरजेंसी कैपिटल और आपको उस वक्त निकालना पड़ेगा तो वो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप होल्ड नहीं कर पाओगे। होल्ड आप तभी कर पाओगे जब आपको पता है कि यार ये पैसे की मुझे जरूरत नहीं है और मार्केट विल रिकवर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो बिकॉज हम अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट एकदम रिकवर करें, भले 2 साल लगे तब क्या करोगे आप, तो उसके लिए प्लान भी हमेशा आपके पास होना चाहिए। इसलिए वही पैसे लो जो एक्स्ट्रा है, जो आप विलिंगली अब कर सकते हो, होल्ड कर लोगे, और फिर अभी वो -30, 40, 50% डाउन भी है, तो मुझे पता है 3 साल बाद मार्केट रिकवर हो जाएगी, मैं निकल जाऊंगा और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी या कोई भी मार्केट्स इन जनरल बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। मैंने बहुत बार ऐसा रहा है कि मैं 4-5 दिन सोया नहीं हूँ, आँख नीचे शिकाला हो गया। इनफैक्ट जब शुरू भी किया था अपना ट्रेडिंग जर्नी, उस समय 108 किलो का था। 108 किलो, मोटा भद्दा। नाउ यू आर सो फिट। या मतलब वही है। अब सब कमेंट में ये भी बोल सकते हैं अरे पैसा कमा ले, नहीं इसकी मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आदमी इतना कोई भी चीज़ में पागल मत हो जाइए कि पता ही नहीं मैं क्या खा रहा हूँ। स्ट्रेस होता था, जंक फूड खा लिया, सो नहीं रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म काम की वजह से वेट बढ़ रहा था, वेट बढ़ा हुआ था, और ट्रेडिंग की वजह से वेट बढ़ रहा था क्योंकि मैं बस इसमें घुसा हुआ था। मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। मेरी स्कूल में अटेंडेंस बता दूं कितनी होगी उस समय। मेरे स्कूल में अटेंडेंस थी एकदम जस्ट बैडली 35-40%, जस्ट कि मेरे को एग्जाम देने मिल जाए उतना। गाइस आपको स्कूल जाना है, हाँ, ये मतलब नहीं कि आप स्कूल छोड़ दो। करेक्ट, स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, स्वयं को भी ये बाद में पता चला। हाँ, मुझे भी बाद में पता चला। इनफैक्ट पता पढ़ाई में ठीक था, राइट। मेरे बोर्ड से भी अच्छे मार्क्स आ गए थे। 10th में 90% के ऊपर थे, 12th में भी 80% आ गए थे मेरे बोर्ड, और मैं साइंस प्योर साइंस स्टूडेंट हूँ। अभी हालांकि मैं कॉलेज में मैंने बिजनेस चूज किया क्योंकि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे लग रहा था कि साइंस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, एंड इसलिए मैं आके बिजनेस मैंने चूज किया। बट जो मैंने सीखी इसकी आपको इक्वली सब पे ध्यान देना है, अपने डाइट पे, जिम करो, जिम नहीं कर पा रहे हो तो भागो। और ये फिर मैंने बहुत बाद में रियलाइज की, और ठीक है तो मेरे 2-3 साल चल गए इसमें। और कुछ जस्ट वाचिंग वीडियोस में वही कहता है कि आपको 4 अपनी चीजों में फिट रहना है। आपको मेंटली फिट रहना है, आपको फिजिकली फिट रहना है, आपको स्पिरिचुअली फिट रहना है, और आपको फाइनेंशियली फिट रहना है। हाँ। तो आई थिंक आई कैन रिलेट। मुझे लगता है कि आपके लिए जैसे सब ये पूछ रहे हैं ट्रेडर का परफेक्ट शेड्यूल क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है वो होगा कि आप सुबह उठते हो, ठीक है, 10-20 मिनट मेडिटेट करो जितना आप कर सकते हो, उसके बाद जिम जाओ। आप जिम जाओगे, अब जब जिम से वापस आओगे, ट्रस्ट मी आपका माइंड बहुत फोकस्ड हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं अंदर से मोटिवेशन आती है, ओहो जिम हो गया। पहली बात, एक और स्ट्रेस से आप बाहर चल जाओगे कि अब आके काम वाम थक कर मुझे जिम नहीं जाना, ठीक है। फिर उसके बाद अपना दिन शुरू करो, स्कूल जा रहे स्कूल जाओ, ऑफिस जा रहे हो ऑफिस जाओ। फिर जब आ जाते करके अपना शाम का समय आप दे दो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने में, रिसर्च में लगा दो 2-3 घंटे जितना लगा सकते हो, ठीक है। 8 बजे से पहले फ्री हो जाओ, और प्लीज 8:30 से पहले अपना डिनर कर लो। वैसे आइडियली लोग बोलते हैं कि सूरज जब ढल जाए तब खा लेना चाहिए, हाँ, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आप, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल है, हमें समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता लोगों के लिए, जो ऑफिस जा रहे हैं नहीं पॉसिबल है। तो वही बच्चों के लिए भी नहीं हो पाता क्योंकि उनको भी 1000 चीज होती हैं आजकल, ट्यूशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए 8:30 से पहले ट्राई करो कि खाना खा लो, उसके बाद 40 मिनट्स वॉक कर लो, और उसके बाद आओ थोड़ी जर्नलिंग करो। मे बी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसको मेंशन करो, ट्रेड किया तो मेंशन करो, कुछ गलती होगी उसको लिखो, फिर देखो कि मैं और क्या प्लान्स बना के इस गलती को दोबारा नहीं दोहरा सकता हूँ, और फिर 10:30 तक सो जाओ और फिर सुबह उठो। ये बेस्ट टाइम टेबल होगा। आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स्ड रहना चाहिए, और फ्लेक्सिबल हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मैं बोलूँगा परफेक्शन की ओर तो बढ़ना चाहिए, वैसा होना चाहिए। राइट। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने मेम्स कॉइन की बात करी, तो क्या उसमें लगाना, जैसे अभी हम बात करते हैं कि टॉप 10 कॉइन्स में लगाओगे तो सेफ रहेगा, तो व्हाट्स योर क्राइटेरिया कि हम कैसे लगाएं उसमें पैसा, अगर कोई लगा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कैपिटल कोई अगर उसमें लगा दे तो आई थिंक उसमें चांसेस हो सकते हैं एरर के, तो कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्या लगता है आपको? करंट मार्केट सीनर के हिसाब से मीम कॉइन्स तो छूना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी दूसरा आदमी आके मीम कॉइन बना रहा है। ट्रम्प ने मीम कॉइन बनाया, ट्रम्प की बीवी ने मेलेनी एक मीम कॉइन बनाया, मेलेनी कॉइन, और वो सब कॉइन लॉन्च जिस प्राइस हुई थी आज उससे 70% डाउन है। तो मतलब किसी ने खरीदा वो हाइप में कि ट्रम्प भैया का कॉइन है, तो वो अभी लॉस में है, ठीक है। मुझे लगता है कि ट्रम्प मतलब जो मीम कॉइन सेक्टर था मेरे समय में, जो 2021 में था, उसमें बूमिंग सेक्टर था। हर एक साइकिल में एक सेक्टर बहुत बूम होता है, उस समय मीम कॉइन साइकिल था, अब नहीं है। तो लोग जब पैसे लगा रहे हैं तो हाउ टू डाइवर्सिफाई, मेरा इसमें यही कहना होगा, सबसे पहले बिटकॉइन में लगाओ, द सेफेस्ट, द गोल्ड।
द डिजिटल गोल्ड, राइट? राइट उसके बाद आप सिल्वर पे, दैट इज इथेरियम। इथेरियम राइट उसके बाद आप टॉप 10 कॉइन्स में मान लो सोलाना है, जैसे सोलाना भी नीचे चल रही है, लेकिन सोलाना भी अच्छे बैंक प्राइसेस आपको मिल जाएगी अभी, और लॉन्ग टर्म के लिए आप मतलब होल्ड कर सकते हो, इसलिए मैं बोलूंगा। फिर रिपल हो गया, फिर और भी अच्छे से कॉइन्स है। मुझे पर्सनली प्रोजेक्ट जो पसंद है वो है एवलांच। आप एवलांच लगाओ, ठीक है, और ऐसे डिफरेंट कॉइन्स में पहले स्टडी करो। मे भी हो सकता है टॉप 10 में भी नहीं है, लेकिन वो पोटेंशियल रखता है, तो वैसे करके स्टडी करो, फाउंडर्स देखो। मेरे जो 3 फंडामेंटल्स होते हैं जो मैं देखता हूँ कभी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, वही होता है। पहला, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कंपनी, ठीक है, वो बहुत बड़ा मेजोरिटी आपका दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कोई घटिया सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो क्यों ही लोग पैसे देंगे इसके। राइट। और वो शायद से अभी शॉर्ट टर्म में आपको हाँ, स्पाइक दिख जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में सप्लाई एंड डिमांड का खेल होता है, Exactly, ठीक है। हाँ। सेकंड, इसकी मार्केट कैप क्या है, और इसके जो नंबर ऑफ टोकन सर्कुलेटिंग मार्केट है वो कितने। Right. तो जब ये आपको पता चल जाएगा कि अगर इसका सप्लाई इतना है तो डिमांड कितना जा सकता है, सप्लाई कम के तो डिमांड कितना जा सकता है। एंड तीसरा, फाउंडर्स चेक, ठीक है। ओके, लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती लूना में भी की थी, जिनके फाउंडर्स डूकॉन थे, रिसर्च नहीं किया था फाउंडर के आई बारे में। आल्सो हाँ हैड लूना, आई थिंक 5,000 या 10,000 रुपीज वो डूब गए। हाँ, राइट, तो यही है कि ऑल्सो रिसर्च फाउंडर एंड द इन्वेस्टर्स कि कौन सी कंपनी ने बैक किया है। बहुत बार आपको बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्शन। डूकॉन कनेक्शन अच्छे थे, बट अब डूकॉन एज अ फाउंडर, इससे पहले भी उनका एक फील्ड प्रोजेक्ट था, लोगों को नहीं पता था, बट लोगों को पता होता शायद बहुत सारे लोग नहीं लगाते, और लगाते तो पहले निकल जाते जब उनको प्रॉफिट हुआ। अब वही देखिए जिन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया जब कॉइन बहुत अच्छा कर रहा था। राइट, अब जैसे उनका शुरू कैसे बताता हूँ, तो केस स्टडी ये थी, पहले उनका जो यूएसटी था वो डीपैग हो गया, मतलब $1 प्राइस अब नीचे आके 98-99 सेंट्स हो गया। राइट, वहां से उनका जो यूएसटी डीपैग हुआ क्योंकि उनके रिजर्व्स में शायद कुछ घपला हो गया था। राइट, उसके बाद जो पूरी की पूरी जो पूरा सेक्टर था जो लूना का, क्रैश, एक दिन में 50-60% डाउन, राइट, वो गिरते जा रहा। लोग, ये हम नाइफ कैचिंग बोलते हैं, जब कोई कॉइन गिरते जा रहा है और कहीं रुक नहीं रहा है, लोग सोचते हैं यहाँ खरीदूंगा, यहाँ से कम 20-30% ही पंप मारेगा, मेरे पैसे बन जाएंगे, बट वो और 50% नीचे गिर जाता है वहां से। तो ये चीजें कभी भी नाइफ कैचिंग मत करिए। ट्रेडिंग बंद हो गई थी। हाँ, लूना को बैन कर दिया गया था ट्रेडिंग से, क्योंकि वही अभी वापस LUNA है मार्केट में, बहुत कम वैल्यू अब लगाते नहीं लोग। डूकॉन भी अपना कर रहा है काम, और ऐसे ही आप देखोगे तो FTX, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़े बड़े चीजें हुई हैं। अब FTX का क्रैश हुआ जो सैम बैकमैन ने किया, सैम बैकमैन बच गया क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले थे, लेकिन वही है, आपके पैसे उस अभी FTX इनफैक्ट रीपे करना शुरू भी कर दिया रिसेंटली, 1 महीने पहले। अच्छा, कुछ मेजोरिटी चंक उन्होंने रीपे कर दिया, और वो कर रहे हैं डिवाइडमेंट पार्ट्स एंड पार्ट्स। बट वही है कि उस समय कल पैसा चल गया तो चल गया ना, वो एक्सचेंज था एक, मतलब आई थिंक सेकंड या थर्ड बिगेस्ट एक्सचेंज था, चल गया, बंद हो गया, थर्ड बिगेस्ट एक्सचेंज बंद हो गया, तो वही चीज़ है। और इसलिए मैं ये भी सजेस्ट है लोगों को, मैंने भी बहुत समय बाद लेजर का इस्तेमाल किया। एक लेजर खरीद लो। लेजर मतलब क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ हार्डवेयर वॉलेट। जैसे आप वॉलेट में पैसे कैरी करते हो ना, सेम चीज़ आप अपने पॉकेट में वो डिजिटल वॉलेट ले रहे हो जिसमें आपका बिटकॉइन या कोई भी जो क्रिप्टो करेंसी उसको आप स्टोर कर रहे हो, और वो आपके इंटरनेट से बाहर है। अब आपको जब उसको बेचना होगा, आप वापस कनेक्ट कर दो उसको, और वहां से उसको ट्रांसफर कर दो एक्सचेंज पे, फिर बेच दो। इससे कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी आपको ऐसे नहीं बिचवा सकती। कोई भी एक्सचेंज बंद भी हो गया तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास वो कॉइन्स है। तो वही चीज़ है। इतनी बात करके मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई यार, आप पहले तो बिटकॉइन में लगाओ पैसा, जो मेजोरिटी आपका पैसा है, फिर इथेरियम में लगाओ, और फिर जाके आप किसी, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना भी चाह रहे हो तो आप स्मॉल कैपिटल से एक्सपेरिमेंट करो, बिकॉज अगर कुछ भी होगा, अगर रेगुलेशंस चेंज होगी या वोलेटाइल होगा, तो आपका पैसा डूबने के चांसेस खत्म हो जाएंगे इस स्ट्रैटेजी से एटलीस्ट। राइट, यस, राइट, ठीक है। 17 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लिए, कैसा लगा? मैं बोलूँगा अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब, लेकिन उस समय ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जब मैंने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं, ओ 1 करोड़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ठीक है, मुझे पता तुम कर सकते, तुमने कर लिया। तो आई थिंक सो मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट होने नहीं दिया। भले खुश हो अंदर से, लेकिन होने नहीं दिया, दिखाया नहीं। तो वही चीज़ है, पैसे कमा रहे हो ठीक है, कोई भी एज में कमा रहे हो, उसको लेके इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि वही चीज़ आपको उल्टा पड़ जाए। पैसे की वैल्यू करो, 1-1 रुपए की वैल्यू है। ऐसा नहीं 1 करोड़ आ गया तो अब मैं दुबई चल जाऊंगा, पैसे उड़ाऊंगा, वो सब नहीं। बिल्कुल ही थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। हाँ, तो वैसे ही हर एक पैसे वैल्यू करो, जितना ज़्यादा गिफ्ट बैक कर सके सोसाइटी को वो करो। मैंने कोशिश करी है उतनी, अभी भी कोशिश करता रहूँगा जितना मेरे पास हो पाएगा। अगर आपके पास 100 रुपये तो कम से कम 20-30 रुपये तो आप दे सकते हो वापस, तो वो दो बस, और कुछ नहीं है। और पैसे नहीं भी, मुझे लगता है आप टाइम से भी कर सकते हो। हाँ, टाइम से कर दो। अगर आप गाइड कर सकते हो बच्चों को, बहुत कुछ कर सकते हो, करने बहुत कुछ करने को आप कर सकते हो। फ्री ट्यूशन ले सकते हो, बहुत लोग हैं, बस वही चीज़ है। ठीक है, फिर जब आपने, अब हम बात कर लेते हैं, वो फेज हो गया, आपने 1.15 करोड़ कमा लिया, घर खरीद लिया, फिर
जर्नी कैसे कैसे आगे अनफोल्ड हुई आपकी? ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास रफली अराउंड 25 लाख बचे। ठीक है, 25 लाख से मैंने वापस शुरू किया, ठीक है। करते गया और अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के बाद अभी पोर्टफोलियो इतना अच्छा है कि मैं बोल सकता हूँ कि और थोड़ी दिन मेहनत करूंगा तो आ जाऊंगा लिस्ट में, आ जाऊंगा कहीं के, तो लिस्ट के अब मैं तो घुस ही जाऊंगा कि फोर्ब्स के लिस्ट में, कहीं की लिस्ट में तो आ ही जाऊंगा। राइट, बिकॉज यू आर सो यंग, राइट? तो अभी बहुत टाइम बहुत पीरियड जर्नी मेरी बची हुई है, exactly. मुझे भी नहीं पता कि कैसी जर्नी होगी। मुश्किल जरूर है, अभी भी मुश्किल है, बहुत स्ट्रेसफुल है, बट वही स्ट्रेस को डील करते हुए जितना मैं कर पा रहा हूँ करूंगा, और जब लगे रिटायरमेंट का वक्त आ गया तो ले लूंगा, सीधी बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम जर्नी पे थे कि 2018 में यू स्टार्टेड विद 25 लाख। मैं ईयर ऑन ईयर जाना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे मतलब ग्रोथ हुई। 2018 में 25 लाख नहीं थे, तो 2019 में 2021 में मैंने शुरू किया था ना। अच्छा, हाँ, राइट, सॉरी। 21 में शुरू किया था, फिर 22 में कैश आउट किया, 2023 तक सब हुआ। मेरे 23 के एंड में मेरे 25 लाख थे। राइट। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मैंने शुरू किया, वापस इन्वेस्ट किया, जो फंडामेंटल रिसर्च करता हूँ उस पर लग गया, राइट। क्योंकि यू नीड टू टेक योर टाइम कि आप वापस रिसर्च करो, लगो आपको 100% लगाना है। राइट। जैसे अभी के साइकिल के हिसाब से जो सबसे ट्रेंडिंग सेक्टर था RWA, दैट इज रियल वर्ल्ड एसेट्स, Right. टोकनाइजेशन ऑफ लैंड, ये चीज़ हाइप पे थी। तो वहाँ मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया, थोड़ा वापस जो अपना टॉप 10 है वहाँ इन्वेस्ट किया, वो करने के बाद वो जर्नी भी चल रही है। फिर 2024 में मैंने अपना खुद का हेज फंड शुरू किया, जहाँ मैं बता दूँ, मैं जिस कॉलेज में हूँ, मेरी जो फर्स्ट क्लाइंट थी, मेरी जो फर्स्ट क्लाइंट है वो मेरी जो कॉलेज की डायरेक्टर है, हमें UG डायरेक्टर है, स्वाति गणित थी, उन्होंने दिए। राइट। और उसके बाद वहाँ से शुरू करते अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि अब मेरी जो मिनिमम क्लाइंट का जो टिकट साइज होता है वो 10 लाख है, 10 लाख के नीचे का नहीं लेता हूँ। राइट। अब वही है, चल रहा है। दिस इज़ वेरी गुड। एंड इसमें जब आपको कॉलेज मतलब चूज़ करना, तो वो कैसे चूज़ करो? बिकॉज आई थिंक वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नी है। तो जहाँ तक कॉलेज की बात है, तो मैंने सबसे पहले तो मेरा साइंस से हो गया था। राइट। मुझे नहीं करना था साइंस, ठीक है। जबकि मुझे पता है कि साइंस बहुत अच्छा है। मेरे पापा भी यही चाहते थे कि मैं साइंस में डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता। अगर शायद मैं आज डॉक्टर होता तो कितने लोग मर गए होते, भगवान जाने। और आई थिंक बताइए, बहुत ही बढ़िया चीज़ ये है कि यार आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। हम क्या, बहुत सारे लोग इस भ्रम में जीते हैं कि यार हम ये कर लेंगे, बट उन्हें पता होता है कि भाई ये हम नहीं कर सकते, बट लोग एक्शन नहीं लेते। तो ये सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है। हाँ, वो करो ना जो करना चाहते हो। एग्जैक्टली। पता है कि इनिशियली हो सकते हैं कि पैसे कम मिलेंगे, Right. लेकिन अच्छा लगेगा। राइट। और अगर जो चीज़ में मजा आ गया करने में ना, फिर वो जर्नी इतनी आपकी सुंदर हो जाएगी कि आप एक समय ऐसा होगा तो बहुत कमा रहे हो। और आई थिंक आप कुछ भी करते हो ना अपने पसंद करते हो यार, पैसे तो स्टार्टिंग में है ही नहीं, ये नहीं सच्चाई है, ये मान के चलो ना। इशू ही क्या है, आप एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट कर रहे हो। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि यार पहले दूसरे साल में मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, आप एक्सपेक्टेशन ये सेट करो ना कि यार 5 साल तो करना है मुझे अपने लिए। इवेंचुअली आप पैसा आने लगेगा। मैं ये मानता हूँ पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, और वो आता है अगर आप अपने पसंद की चीज़ कर रहे हो तो। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अभी भी मैं ये रिपोर्ट देख रहा था, अब पता ही मैं स्टैटिस्टिकली कितना सही होऊंगा, लेकिन जैसे IIT में भी अभी प्लेसमेंट की विंटर चल रही है, बिकॉज पूरे जॉब सेक्टर में एक विंटर है, इशू चल रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते उसका। और मैंने क्यों बिजनेस चूज किया वो इसलिए था क्योंकि 10 से पहले हमारे ICSE बोर्ड से हूँ, तो 9th and 10th में हमें एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट लेना होता है जिसको हम बोलते हैं, इसमें हमारे को कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, इन 3 सेक्टर्स में कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। मैंने कॉमर्स लिया था। अब कॉमर्स में उस समय मेरे बोर्ड्स में 99 आए थे, बट हाँ उसके बाद पापा ने पहले मुझे साइंस में भेज दिया, और मुझे लड़ना था नहीं इस बारे में ज़्यादा, तो मैंने साइंस कर लिया करने को, क्योंकि पापा ने बोला कि अगर आपके पास साइंस है तो आपके पास ज़्यादा डोज ओपन है, ऑप्शन ज़्यादा ओपन है, राइट। तो अब मैंने लिया, बट 12th में पापा मैंने बोल दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा साइंस। पापा पहले थोड़ा दुखी हुए, बट उसके बाद फिर जब मैंने बोला तो पापा बोले ठीक है तुम्हें जो करना है करो, तो मुझे पता तुम्हें क्या करना है। तो मैंने इंडिया में कॉलेजेस के फॉर्म भरना शुरू कर दिए। क्राइस्ट हो गया, क्राइस्ट में तो मैंने आई थिंक सो जो लास्ट राउंड होता है उसमें भरा था, तब भी मेरा हो गया था। सिम्बाइसिस हो गया, अशोका, जिंदल, जो भी है, जो प्राइवेट टॉप प्राइवेट सब में। बट उस बाद फिर मेरे पापा एक दिन आते हैं एक पॉडकास्ट लेके, जिसमें रणवीर का पॉडकास्ट था, रणवीर सर का पॉडकास्ट था, उसमें मास्टर्स यूनियन उसके बारे में बात हो रही थी। राइट, फाउंडर आए थे, यस, प्रथम मित्तल फाउंडर, और वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट पापा को लगा। पापा ने बोला कि शायद ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कुछ अलग करना चाहते हो, ये कॉलेज कुछ अलग कर रहा है, ये कॉलेज बना ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और मैं उसकी पहली बैच, मैं उनका पहला UG 27 जो है, मैं पहला बैच हूँ उनका। मैंने उसमें पापा, और मुझे अच्छे से याद है उस समय मैं, पापा, मम्मी, 3 जन की फैमिली हमारी, हम ट्रिप पे थे, हम मेघालय घूम रहे थे उस समय, और मेरा इंटरव्यू का टाइम आ गया, इंटरव्यू स्लॉट आ गया। इंटरव्यू स्लॉट मेरा पड़ा मुझे बैंगलोर, और मुझे अच्छे से पता है कि बीच ट्रिप छोड़ के मैं वहाँ से बैंगलोर ट्रैवल करके इंटरव्यू देने गया हूँ मम्मी पापा के साथ। इंटरव्यू दिया, सब सही था,
फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, स्कॉलरशिप भी मिली क्योंकि फर्स्ट बैच था, मैंने जितना क्राइटेरिया था सारा शायद फुलफिल कर दिया था, मुझे स्कॉलरशिप भी अच्छी मिली। उसकी अच्छी मतलब इन द सेंस कि ठीक मिली। मेरे से अच्छे भी लोगों को स्कॉलरशिप मिली है, मेरे से अच्छे लोग भी हैं, मेरे से कम भी मिली है स्कॉलरशिप जो डिजर्व करते हैं, जो ऐसी है जैसा आप जैसा हो वैसा को मिलता है। और मैं वन ऑफ द लास्ट स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स जो एनरोल हो गया। सारे लोग में दिमाग है, मतलब बहुत सारे कॉलेज आप जाते हो ना, जहाँ कुछ लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, आपको बुक के साथ दिखेंगे, कुछ लोग सिर्फ मस्ती करना है। मास्टर्स में ऐसा कुछ नहीं है। मास्टर्स में सब लोग अपने चीजों में अच्छे हैं, सीरियस भी है, मुझे लगता है सीरियस है, पता नहीं लाइफ वो लोग फन वे में, लेकिन कुछ उखाड़ेंगे वैसे हैं। ठीक है, अपने में अपनी फील्ड में सब अच्छे हैं। तो वहां गया, पहले तो स्टार्टिंग में मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, अरे यार मैं कुछ कर भी रहा था या कुछ उखाड़ा भी है मैंने, या बस क्या हो रहा है ये। पर धीरे धीरे जब मैं आया और साइंस से पूरा ही कॉमर्स शिफ्ट था, थोड़ी मुश्किल भी हो गई मेरे लिए। सेमेस्टर 1 अच्छे से निकल गया, सेमेस्टर 2 में मुझे सच बताता हूँ, सब लोग बताते नहीं, सब ये बताते मैं स्कॉलर हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस था। तो मेरे को मुझे 2 सब्जेक्ट में मेरी यार भी आ गई, वो एसेंशियल रिपीट, फिर वो क्लियर किया, फिर अभी सब सही चल रहा है, अभी अच्छा कर रहा हूँ एकेडमिकली। इस बीच में मैंने 2 इंटर्नशिप्स की मास्टर्स यूनियन के थ्रू, मास्टर्स यूनियन कनेक्ट किया मुझे। तो मैंने एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी के अंदर जो मिस्टर सुभाष चंद्र के अंदर इंटर्नशिप की। मैंने हाई ब्लॉक कैपिटल जो एक ट्रेडिंग इंडिकेटर फर्म है, वहाँ एक काम किया प्रोजेक्ट पे। मैं बहुत सारे अच्छे से बड़े बड़े लोगों से मिला, जैसे क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन स्पेस में एक हमारे शिव मेहता है, उनसे मिला। तो मतलब मास्टर यूनियन ने आपके लिए डोर ओपन करे। यस, मास्टर में जो अपॉर्चुनिटीज दी। अब वो बात है कि सबके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एंड आप पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। बट वही है, मास्टर ने मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी दी, मुझे अच्छा लगा। फिर पॉडकास्ट में फीचर हुआ 1% क्लब, उसके बाद अभी रिसेंटली ब्रोक ब्रदर्स के रील में फीचर हुआ। तो ऐसा कि बस चल रही है जर्नी। नहीं, बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में पैसा कमाना और इतना सेन रहना एक बहुत बड़ा आई थिंक फीट है अपने आप में। बिकॉज कई लोगों से हम मिलते हैं जो मतलब अच्छा करते हैं लाइफ में, बट आई थिंक ये एटीट्यूड नहीं होता। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा रहा, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का भी, खुद का पेरेंट्स का, ये मेरे को बोला, आई थिंक मुझे लगता है कि जो 2 लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है वो ये होगा कि पहले मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे बहुत हम्बल बनाया, और दूसरी जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने बहुत इतना हम्बल बना दिया कि अब कुछ है ही नहीं। मतलब मुझे लगता है कि ये इतना कुछ है, मैटर नहीं करता, ठीक है कोई बात नहीं। गोल्स और बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जैसे हमने बात तो करी थी टाइम टेबल बनाने की, बट क्या ट्रेडिंग हम मतलब पार्ट टाइम कर सकते हैं या इट्स अ फुल टाइम जॉब? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो में आपको फुल टाइम जाना ही पड़ेगा, राइट? एंटरप्रेन्योर बनना है तो जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बनना पूरा फुल टाइम करना पड़ेगा। वैसे आप पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन पार्ट टाइम ट्रेडिंग मुझे नहीं लगता आपके लिए बना है, बिकॉज बहुत सारे टाइम्स होते हैं। न्यूयॉर्क ओपन होता है, लंदन सेशन होता है, एशिया सेशन होता है, उस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल होती है। तो मुझे नहीं लगता कि पार्शियल ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती है या कैसे कह सकते हो, लेकिन फुल टाइम ट्रेडर ही होते हैं और वही लोग पैसे बना पाते हैं। इनफैक्ट उसमें ही मोस्टली बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, बट वही है फुल टाइम ट्रेडिंग, रिसर्च जितना ज़्यादा स्टडी कर सकते हो वही है। अब कुछ टूल्स के बारे में बात करते हैं जो आप यूज़ करते होगे ट्रैक करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे ऑडियंस को पता चले कि हाँ क्या क्या वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कॉइन्स देखने हैं, उसकी रिपोर्ट पढ़नी है, तो आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको पढ़ लो, ठीक है। अगर मीम सेक्टर में आपको और निकालना है, ढूंढना है कॉइन्स, तो आप डेक्स स्क्रीनर यूज़ कर लो, ठीक है। एक्सचेंजेस तो बहुत सारे हैं आज के डेट में। FIU कंप्लाइंट जो इंडिया में यूज़ कर सकते हो, मैं उसके नाम बताता हूँ, ठीक है। वो KuCoin हो गया, ठीक है, बाइनेंस हो गया, और अगर है तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये दोनों मुझे अच्छे से पता है। उसके बाद इंडियन एक्सचेंजेस में जो मुझे लगता है अभी एक्सचेंज जो अच्छा चल रहा है वो है ज़ेपे। वाजीरेक्स अच्छा था, मैं पर्सनली जब मैं बहुत सारे क्रिप्टो समिट्स में गया हूँ, मैं इनके फाउंडर से मिला हूँ, लेकिन अब इनको क्या बोलें, मतलब अभी इतनी ट्रेजेडी है जो भी हमारे साथ, जहाँ मुझे लगता है गवर्नमेंट को फिर और शक हो गया होगा इस पूरी स्पेस को लेकर, बट वो लजारस आज जो नॉर्थ कोरियन ग्रुप होती है उनकी वजह से हुआ, एंड ठीक है। अच्छा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं वो पूरा हुआ क्या, ऑडियंस को पता चले कि वजीरेक्स के साथ हुआ क्या, बिकॉज आई एम ऑल्सो होल्डिंग, मतलब मेरे पास भी कुछ होल्डिंग्स है जो वजीरेक्स में अब तो फंसी गई एक तरीके से। नहीं आई थिंक सो, अगर आप देखोगे तो वो आपको मिल जाएगी, पार्शियल लीज मिल भी गई होगी शायद, राइट, अभी चेक करेंगे, राइट? हाँ चेक करना, पार्शियल लीज मिल भी गई होगी। उन्होंने बोला था 90% या 80% ऑफ द करंट प्राइस जो इस समय था वो आपको वापस कर देंगे, कुछ ऐसा था जो निश्चल ने मेंशन किया था अपने ट्वीट पे। इसके बाद उस समय हुआ क्या कि एक नॉर्थ कोरियन ग्रुप है लजारस करके, राइट? तो लजारस जो करता है वो वन ऑफ द बिगेस्ट हैकर ग्रुप में से एक है, एंड वाजीरेक्स की जो आई थिंक सो
जो रिजर्व थी उन्होंने उसको हैक कर लिया और वहां से जो जितने होल्डिंग थी उसको बेच दिया। राइट। पहले तो जब ये हैक होता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक एक्सचेंज निकल उसमें बेच दिया, ये एक्सचेंज से निकलता मल्टीपल एक्सचेंजेस ऑफ डिफरेंट नेशंस में बिकता है। राइट। तो वही था, तो जितने भी लोग थे उनके पैसे वहां अटक गए, हॉल्ट हो गए, डिपॉजिट नहीं हो रहे, विड्रॉल्स नहीं हो रहे, वही चल रही थी। एग्जैक्टली। तो अनसर्टिनिटी तो रहती है, मुझे लगता है हाँ। कि अगर आप मतलब क्रिप्टो में कर रहे हो तो जो आपने बोला ना कि पार्शियल प्रॉफिट्स लेते रहो, हाँ। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है कि या तो लेजर यूज करो, हाँ, बेस्ट है लेजर यूज करो कि अगर आप होल्ड ही कर रहे हो, आपको जैसे अब हम जैसे गोल्ड इन्वेस्ट कर देते हैं छोड़ देते हैं ना, राइट। घर पे फिजिकल गोल्ड बहुत लोग रखना प्रेफर करते हैं, Right. वैसे ही ऐसे फिजिकल बिटकॉइन घर पे रख लो अपने उस वॉलेट में लेजर और छोड़ दो, फिर सॉर्टेड है, कोई इशू Sorted, नहीं कोई है, issue नहीं है, क्योंकि वो hack नहीं हो सकता। एक्सचेंज पे आप डिपेंडेंट नहीं हो। अब मान लो कि आज से 10 साल बाद जो exchange उस समय एग्जिस्ट करती होगी, मैं उस एक्सचेंज पे जाके बेच दूंगा, मुझे थोड़ी ना कुछ करना है। राइट। अब मान लो कि बट आज की डेट में मैंने कोई एक्सचेंज लगाया, मुझे नहीं पता 10 साल बाद वो रहेगी भी नहीं रहेगी, तो इसलिए हम बस इस रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए, पूरी तरह से मिनिमाइज करने के लिए हम ये स्टेप उठाते हैं। नहीं ठीक है, अच्छा, मतलब आई थिंक व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ। कैसे कर सकते हो आप, राइट। इंटरेस्ट कैसे आया क्रिप्टो में? आई थिंक जब हम लोग इस एज ग्रुप के थे, आई थिंक 16-17, तो पता भी नहीं था कि यार दुनिया में क्या चल रहा है, राइट। आई थिंक अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट स्टिल उसको कैप्चर करना डिफिकल्ट है। हाँ, तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी मेरा पहला गोल नहीं था, मेरा पहला गोल था टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में घुसना। ओके। सतोशी नाकामोटो की जो पूरी रीजनिंग थी राइट। और थीसिस थी अराउंड बिटकॉइन, मुझे वो सबसे पहले मैंने शुरू किया था बिटकॉइन वाइट पेपर से जो सतोशी जी की है। बट वही है कि जब मैंने वहां से गया तो मुझे और दिमाग में मेरे आइडियाज खुले कि ये पूरी सेक्टर कितनी अमेजिंग है और मैं उसमें और क्या क्या काम कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने वेब 2, हमारे समय वेब 2 था जब मैंने शुरू किया था, फिर वेब 3 मैंने ये समझा कि वेब 2 वेब 3 में डिफरेंस क्या है ये। उसके बाद मैंने ये देखा कि क्रॉस चेन्स क्या होते हैं, जैसे एवलांच नामी कंपनी जो क्रॉस चेन्स पे पूरा काम करती है, तो उसके बारे में समझा। फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि अब इसमें जो पूरी टेक्नोलॉजी के अब मान लो टोकन है, राइट, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, जो उतना बड़ा पार्ट नहीं है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी बहुत सुंदर है और उसके बाद हमने एक तरीके से कैपिटलाइज करने के लिए क्रिप्टो करेंसी रखा है, टोकन्स बना, हाँ टोकन्स बना दिए, हर एक प्रोजेक्ट के एक टोकन बना दिए जिससे आप रिवॉर्ड हो सको, राइट। एंड उसके सप्लाई डिमांड पे आपकी ट्रेडिंग चलती है। फिर मैंने उसके अगेंस्ट रिसर्च की, उस पर ज़्यादा समझा देखा, और कहीं ना कहीं एक और इन्फ्लुएंस जो मेरे रहे वो मेरे मामा रहे, जो बहुत पहले 2011-12 से ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, एंड उन्होंने मुझे समझाया था इनिशियली, उन्होंने मेरा अकाउंट खोलने में हेल्प करी थी। मुझे लगता है ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स जो मेरे लाइफ में है, और मैं उनके लिए आज भी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ में भेजा। बस वही है। व्हाट्स योर विजन? अब हम अभी तक जर्नी समझ गए, आगे क्या करना है और कितना बड़ा विजन है? विजन अब पता नहीं कितना बड़ा है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, मुश्किल भी है, और मुझे लगता है मैं कर लूँगा क्योंकि मैं खुद पे कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेहनत करना चाहता हूँ और करते रहूँगा। वो ये है कि मुझे इंडिया का पहला हेज फंड बनाना है, क्रिप्टो बैक्ड हेज फंड, ठीक है, जिसपे मैं अभी से काम कर रहा हूँ। मैं दुबई में रजिस्टर करवा रहा हूँ, करवाना इंडिया में ही रजिस्टर था, लेकिन अभी उस तरह से रेगुलेशंस नहीं है, वरना मुझे हमेशा मेड इन इंडिया ही करना था। बट यही है अभी के मुझे क्योंकि करना है और जल्द से जल्द करना है, तो मेरे लिए जो भी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो ये थी कि दुबई में रजिस्टर करवाओ, जो मैं इस साल करवाने वाला हूँ, आई थिंक बाय एंड ऑफ जून और जुलाई। एंड उसके बाद मुझे इंडियन ऑडियंस को केटर करना है, मुझे उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको मार्केट का टेस्ट दिखाना है। बहुत लोग इस मार्केट से डर रहे हैं, मुझे लगता है इस मार्केट में डरने की जरूरत है, बट आपको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है जो शायद मैं दे सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा तो यही एम है कि एक कंपनी को मैं जितने बड़े से बड़ा बनाऊँ, ब्राउन राइस से तो बड़ा बनाओ ही बनाओ, पहले मुझे वहाँ इंटर्नशिप भी चाहिए, लेकिन तो भी लेकिन वही ना बिल्डिंग वाली बात है, हाँ सीख लूंगा, नहीं उनकी बिल्डिंग गिरेगी नहीं, अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन वही है कि मुझे इसलिए करना है क्योंकि मेरा पैशन है, और मुझे मेरा पैशन चेज करने में बहुत अच्छा लगता है। बट वही है कि मुझे चाहता हूँ मैं कि दिस बिकम्स द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडिया, जहाँ मेरा ये ड्रीम है कि नेक्स्ट 5 years में मुझे भी वो राउंड टेबल जो जब फाइनेंस की कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ बुलाएं और मेरे थोड़ा सजेशन लेके हम कैसे क्रिप्टो को एज अ टेक्नोलॉजी और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और टैक्सेशन में और क्या रिलीफ ला सकते हैं। मैं वहाँ बहुत हेल्प करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, और काश कर पाऊँ। नहीं, बहुत ही अच्छा विजन है और आई होप होगा ये सच। टेक्निकल में आप क्या क्या देखते हो? टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे हमने बात करी, बट डीप डाइव करें तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो आप कंसीडर करते हो खरीदने से पहले? मैं पहले वॉल्यूम देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम होती है और मैनिपुलेशन हाई पे होता है। व्हेन वॉल्यूम इज लेस, मैनिपुलेशन आराम से किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड थिंग, मैं RSI इंडिकेटर्स देखता हूँ, ठीक है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड टेरिटरी, ठीक है। मैं जो एक मेन चीज़ देखता हूँ, मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, मार्केट में कितना ग्रीड है और मार्केट में क्या फियर है,
जब मार्केट में सबसे ज्यादा टॉप पे फियर हो ना, दैट्स द टाइम आपको एंटर करना है। ठीक है, ये बहुत मतलब ट्रेडिंग करना अपने में बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दिया इतना कुछ बोल बोल के। ठीक है, और वैसे ही जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर ग्रीड है, बेचो, भागने का समय ये कि कंपनी बेचने वाली है। और वो मार्केट में ग्रीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और ये लोग जितने बड़े कंपनीज हैं ग्रीड बढ़ाते हैं, क्योंकि वो टॉप पे बेचे और निकल जाए। हमें ये मतलब माइंडसेट समझना पड़ेगा, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, ये सेलर्स होते हैं, वो कहाँ एंट्री कर रहे हैं और कहाँ एग्जिट कर रहे हैं। और वो हमेशा आप मतलब रिटेल जो ट्रेडर्स जैसे हम लोग हैं उनके अपोजिट ही होता है हमेशा। आई थिंक आपको मेंटालिटी कॉपी करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आप सही जगह पे एंट्री और सही जगह पे एग्जिट लेना सीख पाओगे। यस, राइट। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट वही है ना कि है इजी बट कॉम्प्लिकेटेड। सब कैच नहीं कर पाते हैं लोग, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने लिए। हाँ, ठीक है। तो टेक्निकल में इसके अलावा कुछ, या आप मतलब ये मेरे टॉप इंडिकेटर्स हैं, बाकी डिपेंड करता है। फिबोनाचीज आपने यूज कर लिया टू सेट द बाइंग प्राइसेस एंड टारगेट्स। सबसे मेन और बेसिक चीज होती है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, अगर ये टेबल पे मैंने बाउंस किया तो दैट्स द सपोर्ट। ठीक है, एंड ये ऊपर जाके मान लो मेरे हाथ टकराती है तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसका खेल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, और आई थिंक सो यही होती है ट्रेडिंग। सप्लाई देखो, यहाँ सप्लाई है, वहाँ अपना सेलिंग रखो, वहाँ सप्लाई ग्रैब करने, लिक्विडिटी ग्रैब करना आती है कोई भी कॉइन, और वहाँ से डिमांड पे जाती है, और डिमांड नीचे, तो फिर डिमांड पे अपना बाय ऑर्डर रख लो, फिर बाय डिमांड पे सप्लाई पे जो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ आपने बेचा, फिर डिमांड। अब जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तो एक ना ऐसे चैनल पे चलता है, एक साइडवेज चैनल में चलता है, उसकी ट्रेडिंग में उसके फायदा उठाओ। अब ब्रेकआउट कर गया तो ब्रेकआउट के बाद जिस पॉइंट से ब्रेकआउट करेगा वहाँ रीटेस्ट करना आएगा, वहां खरीदो, फिर ऊपर बेचो। फिर अब देखो कि अब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि रेजिस्टेंस में तोड़ पाओ, तो वहां अपना थोड़ा रिस्क लेके शॉर्ट पोजीशन डाल दो। शॉर्ट पोजीशन डाल के देखो नीचे ज्यादा जाएगी, सबसे पहले जैसे नीचे थोड़ा आई तो अपना जो एसएल है उसको बी कर दो, मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस मैंने हटा के जो मेरी बाइंग प्राइस है मैं वहीं लेके आ गया। अब मार्केट वापस मान लो ऊपर भी चल जाती है अगेंस्ट भी, तो मेरा लॉस नहीं हो रहा। और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। करेक्ट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब जैसे नीचे आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स कट करो और ट्रिम करते हो, निकल जाओ, सीधी बात है। और ये बात कि अब जहां इसकी जो बोलते हैं ना फ्यूचर ट्रेडिंग से जो पैसे कमाते हो, लेवरेज ट्रेडिंग से अपने जो पैसे कमाए उसको वापस कोई ऐसे फिक्स चीज में डालो, इन्वेस्ट करो। मे भी हो सकता है बिटकॉइन में और डाल रहे हो स्पॉट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ रहे हो, मे भी अपने पैसा कैश आउट कर लिया, रियल एस्टेट में लगा रहे हो, गोल्ड में लगा रहे हो, कोई भी चीज में लगा रहे हो जो आप सेफ लगता है, आपको सेफ बेट लगता है, फिक्स डिपॉजिट लगता है तो वो म्यूचुअल फंड जैसा जो लगता है उसमें लगाओ। राइट। मिसकंसेप्शंस क्या है अभी क्रिप्टो को लेके इंडिया में? है बहुत सारे, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो। क्रिप्टो में ऐसा है कि मैं 10,000 रुपए, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, 10,000 डालूंगा 10 लाख बन जाएंगे। बीच में 2020 में बहुत स्टोरीज आई ना ये वाली, यार लोगों ने इतना लगा, और मैं लिख के दे सकता हूँ कि उसमें से 99% फेक है। राइट, क्योंकि नहीं है पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल आई थिंक डिमांड इंक्रीज करने के लिए वो स्टोरीज बनाई गई कहीं। हाँ, तो बुक में वही जैसे जो बुक पढ़ा था ये भी मेंशन है कि ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट थोड़ा पंप करते हैं, फिर जो रिटेल होती है ना, रिटेल ही वो मार्केट को और ऊपर ले जाने काम कर देती है। ठीक है, तो इस जस्ट कि मैंने थोड़ा सा इंस्टिगेट कर दिया, अब आप खुद ही ले जा रहे हो और आप ही खुद इन्फ्लेट कर दोगे इतना कि बड़े लोग बेचेंगे और आप ही फंस जाओगे, क्योंकि वो वही वॉल्यूम वही लेके आते हैं, तो जहां पे उन्होंने बेचा तो बहुत लिक्विडिटी क्रिएट हो। और ये मार्केटिंग गिमिक मेरे हिसाब से, मीम कॉइन से मेरे पैसे बने बहुत, ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्सपोजर और 4 कॉइन्स, मतलब ये 2 लाख जीरो हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर फिर आप वही है कि अगर आपने पूरा ही एक्सपोजर इसमें डाल दिया, रिसर्च भी नहीं किया मुझे किस कॉइन लगाना है, बस मार्केटिंग आपको ट्विटर पे दिख गया कि ये कौन चल रहा है, अच्छा इंस्टाग्राम पे दिख गया। ट्विटर पे लोग बहुत लिखते हैं, भले प्रॉफिट हो ना हो, बट वही मार्केट्स में भी यही है और इसमें भी यही है, क्रिप्टो में भी, कि आप किसी और के एडवाइस पे नहीं कर सकते। आजकल तो मैंने ये भी देखा इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स आ गए हैं, ये कॉइन लगाओ 10x हो जाएगा, ये सब चीज नहीं है। सब बोलने को, कोई भी बोलेंगे कि उनके पैसे कमाने, उनके लिए तरीका है पैसे कमाने का, बट आपके पैसे आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, तो उसको वैसे देख के और वैसे लेके ही चलो, तो रिसर्च करो। हो सकता है कि अब जैसे मैंने मीम में लगाया उस समय ट्रेंड था, हो सकता है आज से 10 साल बाद वापस एक बार ट्रेंड आ जाए, तो आपको रेडी रहना है ट्रेंड के लिए, लेकिन उतना ही रेडी रहना है कि आपको रिस्क ना हो। तो इसलिए और भी कॉइन्स में लगाओ, बेस्ट कॉइन्स में लगाओ, और जो थोड़ा सा एक्सपोजर है इसको दे दो, बस यही है। अच्छा, बुक्स की हमने काफी बात करी थी, कोई टॉप 3-4 बुक्स जिनको रिकमेंड करोगे आप ऑडियंस को, यार ये पढ़ के आप अच्छा कर सकते हो क्रिप्टो में, ठीक सीख है सकते हो? तो मेरे लिए जो मैं टॉप 2 बुक्स ही बोलूंगा, मुझे लगता है, क्योंकि वो आई थिंक 6 महीने के टाइम पीरियड में उतना, और क्योंकि बच्चे भी हैं, तो मुझे लगता है कि 6 महीने टाइम पीरियड 2 बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। वो ये है, फर्स्ट बुक इज, अगर आपको हेज फंड या फाइनेंस या ट्रेडिंग या ये पसंद है तो सबसे पहले आप पढ़ लो मेक मनी मोर देन गॉड, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। और जो सेकंड बुक है मेरे हिसाब से था .com सीक्रेट। .com सीक्रेट में जैसे आप कुछ भी बिजनेस बना रहे हो या वो बना रहे हो, तो आप हुक कैसे बनाते हो, ये उसके ऊपर बुक है। मुझे लगता है ये दोनों बुक बहुत आपको एज एन बिजनेस एस्पिरेशन और एज एन फाइनेंस एस्पिरेशन बहुत हेल्प करेगी और आपको और नॉलेज ही देगी, तो वो चीज़ है।
अच्छा, एक कोई फाइनल एडवाइस आप देना चाहो ऑडियंस को? ठीक है, लोगों की बात सुनना बिल्कुल छोड़ दो। राइट। लोग बोलेंगे क्या पागल हो, लोग बोलेंगे तू टाइम वेस्ट कर रहा है, लोग बोलेंगे तुझसे कुछ नहीं हो सकता, लोग बोलेंगे तू मोटा है, भद्दा है, जो भी है, मत सुनो। मोटे भद्दे हो, जिम जाओ, खाना अच्छा करो, सही हो जाओगे लाइफ में। और एक और चीज़ मुझे लगता है कि लाइफ में स्ट्रेस तभी आता है जब हम स्ट्रेस को जगह देते हैं, ठीक है? तो वैसे काम ही मत करो कि स्ट्रेस में पहुंचो। राइट। पढ़ाई कर रहे हो तो हर दिन 1-1 घंटे पढ़ाई को दे दो। हर दिन करोगे कोई काम तो लास्ट में आपको बर्डन नहीं लगेगा। राइट। काम कर रहे हो, हर दिन काम करो, लास्ट एंड मोमेंट के लिए मत छोड़ो। और है अपने आपको कोई भी मोटिवेशन गुरु की जरूरत नहीं है मोटिवेशन लेने के लिए। आप खुद के लिए बहुत बड़े मोटिवेशन गुरु हो, और खुद को मोटिवेशन दो। खुद से बात करो, डायरी मेंटेन करो, अपने से लिखो कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। मेडिटेट करो, शांति, अपने दिमाग को शांत रखो, और जो काम करो उसमें दिल लगाओ। और अगर वही काम में दिल नहीं लग रहा तो वो काम ढूंढो जहाँ दिल लगा सकते हो। बाकी आप सब टॉप जी हो यार, सब अच्छा ही करोगे और क्या। बहुत ही अच्छी एडवाइस दी स्वयं ने। एंड आई थिंक इसमें मैं भी एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। एलन मस्क ने जो बोली है, इफ यू नीड मोटिवेशन डोंट डू इट। सीधी सी बात है, अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए तो आप वैसे ही नहीं कर पाओगे। हाँ, राइट। सो थैंक यू सो मच स्वयं फॉर डूइंग दिस यार, बहुत मजा आया थैंक यू सो मच जर्नी जान के। और इतनी कम उम्र में इतना यार, मतलब जो माइंड और कैपेबिलिटी है डेवलप करी आपने, मजा आया लिटरली पूरा एपिसोड करके।